हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर स्टडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हाई वी आर स्टडिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी आइडियाज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे आइडिया ऑफ जस्टिस हो, राइट, फ्रैटर्निटी हो, लिबर्टी हो, तो जितने भी आइडियाज़ को हम मॉडर्न वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं, ये आइडियाज़ डिराइव कहाँ से हुए हैं, ये आइडियाज़ आए कहाँ से हैं? ये आइडियाज़ आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये आइडियाज़ जिनको आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं या फॉलो करते हैं, ये आइडियाज़ एमर्ज हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। ओके, एंड ऑल्सो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि जो गलतियाँ पास्ट में हो चुकी हैं, उन गलतियों को मॉडर्न वर्ल्ड में दोबारा हम ना दोहराएं। दैट इज़ वाई वी स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने एक स्टेप लिया फॉरवर्ड, एक इनिशिएटिव लिया और मोनार्की को डिमोलिश किया। ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की उनके क्या अटेम्प्ट रहे और मोनार्की को उन लोगों ने कैसे हटाया, क्या स्टेप्स लिए, क्या इनिशिएटिव्स लिए उन लोगों ने, वो हम देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि उस टाइम पे किस तरीके की कंडीशन थी पीजेंट्स की, वर्कर्स की, राइट। मोनार्की के क्या मतलब एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, और किस तरीके से इन कंडीशन, पुअर कंडीशन ऑफ पीजेंट्स और वर्कर्स, ये सब कैसे एलिमिनेट किया गया। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, लोगों ने स्टेप लिया था फॉरवर्ड टू डिमोलिश और टू एलिमिनेट मोनार्की एंड टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, राइट। क्योंकि लोग जो थे वो बिल्कुल नाखुश थे अपने राजा से, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक क्रांति करी लोगों ने, एक रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है ये, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चैप्टर हमारा लाइक एक मूवी होती है, उस तरीके से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, राइट। इसमें सबसे पहले आपको क्लाइमेक्स का सीन आप कह सकते हैं दिखा दिया गया है, राइट। और फिर बाद में पूरे चैप्टर में आपको पूरी स्टोरी बताई जाएगी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकर होने के रीजंस क्या थे। वो आपको पूरा स्टोरी मतलब पूरा चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1789 में 14 जुलाई को जो पेरिस की सिटी थी, उसमें हड़कंप मची हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक र्यूमर फैला था, र्यूमर यानी कि अफवाहें फैली थी कि किंग जो है वो अपने ट्रूप्स को भेज रहा है। ठीक है, और उसने ऑर्डर दिया है अपने ट्रूप्स को कि सिटी में ओपन फायर की जाए, राइट। ऐसा ऑर्डर किंग ने अपने ट्रूप्स को दिया है, तो ये एक र्यूमर था। ठीक है, और इस वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ऑफकोर्स। ठीक है, लोग सोचते हैं कि इससे पहले कि ट्रूप्स हम पे हमला करें, हम उन पे हमला कर देते हैं, राइट। और इस वजह से 7,000 मेन और वुमेन जो है वो टाउन हॉल के फ्रंट में गैदर हो जाते हैं और एक मिलिटिया बनाते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो जाते हैं, राइट। वहाँ से हथियारों को इकट्ठा करते हैं। फाइनली कुछ ग्रुप ऑफ 100 लोग जो हैं, 100 पीपल जो हैं, वो बैसेटाइन में एंटर कर जाते हैं। बैसेटाइन क्या है? बैसेटाइन एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, फोर्ट्रेस प्रिजन है जो कि किंग की डेस्पोटिक पावर को मतलब शो करता है, या फिर किंग के डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल है। ठीक है, यू कैन से इट इज अ सिंबल ऑफ किंग्स डेस्पोटिक पावर। ठीक है, और क्योंकि ये एक सिंबल था फॉर द किंग्स डेस्पोटिक पावर, इसलिए लोग इसको बिल्कुल नापसंद करते थे, बैसेटाइल को बिल्कुल नापसंद करते थे। तो लोगों ने क्या किया, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग जो है वो एंटर कर जाते हैं बैसेटाइल में, और वहाँ पे 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्रिजन बैसेटाइल, और वहाँ पे बैसेटाइल को पूरा डिमोलिश कर देते हैं। बैसेटाइल को क्या कर देते हैं? डिमोलिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था बैसेटाइल। बैसेटाइल वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, तो इसलिए लोग जो हैं वो बैसेटाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उससे लोगों ने क्या किया, लोगों ने बैसेटाइल में जितने भी प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज कर दिया और बैसेटाइल को खत्म कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया, राइट। और कमांडर्स को मार दिया। ठीक है, और फिर जो रिमेन्स बचे, जो स्टोन बचे, स्टोन फ्रेगमेंट्स बचे,
उनको उन लोगों ने मार्केट में सेल कर दिया ताकि वो उस मतलब आप कह सकते हैं याद रख सके उस इवेंट को, राइट, जो उन्होंने करा था बास्टाइल के साथ, बास्टाइल को ख़त्म कर दिया था, किंग की डेस्पोटिक पावर के सिंबल को ख़त्म कर दिया था, राइट। तो उस पर्टिकुलर इवेंट को वो हमेशा के लिए याद रख सके, इसलिए उन्होंने स्टोन फ्रेगमेंट जो रिमेन्स थे बास्टाइल के उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो है वो फ्रेंच में, वो फ्रांस में हुई क्यों, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक बने रहिएगा। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। Now let us look at the how was French society was structured during the late 18th century। तो late 18th century में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी, किस तरीके की थी फ्रेंच सोसाइटी, वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो लेट 18th सेंचुरी यानी कि 1700 से 1800 के बीच में, ठीक है। अब देखिए 1774 में लुइस 16 जो है, जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किंग बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं फ्रांस के। उनको फ्रांस की राजगद्दी में बिठा दिया जाता है और 20 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज हो जाती है, किससे, उनकी मैरिज हो जाती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनी से, ठीक है। तो मैरी एंटोनी से उनकी मैरिज हो जाती है। अब जब वो किंग बनते हैं सो ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, राइट। तो सबसे पहले जब वो किंग बनते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेजरी, उनके फंड्स है ही नहीं पैलेस में। बेसिकली ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी यानी उनको पता चलता है कि उनके किंगडम में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल फंड्स नहीं है, ठीक है, मनी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, ओके। और इस वजह से किंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब देखिए अगले पैराग्राफ में आपको कुछ रीजंस दे रखे हैं कि एम्प्टी ट्रेजरी के कारण क्या थे, यानी स्टेट के पास पैसे नहीं थे, मनी नहीं था, इसके कारण क्या थे, उसके रीजंस क्या थे। पहला रीजन ये था कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी एट दैट टाइम एंड दैट वाज ब्रिटेन, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सबका कॉमन एनिमी था, कौन, ब्रिटेन, उससे 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी फ्रांस ने, राइट। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोन इन लोगों पे चढ़ा हुआ था फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस पे बहुत ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ था, फ्रांस को पे मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा था, राइट। सो द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज। तो जो वॉर हुई थी, जो भी इन्होंने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, तो उसमें इनको 1 बिलियन लिवरेज पैसे लगे थे, ठीक है, उनके 1 बिलियन लिवरेज खर्च हो गए थे। उसके अलावा इन पे कर्जा था 2 बिलियन लिवरेज का, 2 बिलियन लिवरेज का इन पे ऑलरेडी कर्जा था, राइट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब एम्प्टी ट्रेजरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था फ्रांस में, राइट। और उसके अलावा जो लेंडर्स थे, जो मनी लेंडर्स यानी जिन्होंने लोन दिए थे, उन्होंने लोन में 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ठीक है। सो 10% इंटरेस्ट was charged on loans, ठीक है, 10% लिवरेज, सॉरी 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था लोन्स में, राइट। तो इस वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, और कुछ उनके पास तरीका नहीं था, बस एक ही तरीका था, और वो तरीका था वन वे ओनली, एंड दैट वे वाज टू इंक्रीज टैक्सेस। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्सेस ही तो इंक्रीज करें, इसमें बड़ी बात क्या है। इसमें बड़ी बात ये है कि टैक्सेस भी, जो इनके सोसाइटी का स्ट्रक्चर था ना, वो इतना अजीब था कि टैक्सेस भी सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करने पड़ते थे। यानी जो पूरा बर्डन था ना टैक्स पे करने का, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों पे था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी थी, मतलब सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी फ्रांस की ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ओके। देखिए जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो डिफरेंशिएटेड थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास एंड नॉन प्रिविलेज्ड क्लास, ओके। सो लेट मी राइट डाउन हियर दैट, ओके, एक सेकेंड, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो चलिए अब हमने एक पेज यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि सोसाइटी फ्रांस की किस तरीके से स्ट्रक्चर थी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ओके। सो लेट अस सी। अब देखिए
उस टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओके, फ्रांस की, ओ सॉरी, फ्रेंच लिख देते हैं, फ्रेंच सोसाइटी। एक तो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज क्लास, यानी प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज क्लास के बेसिस पर उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी को डिफरेंशिएट किया जाता था। ओके, सो डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ privileged and non-privileged class. Okay, privileged and non-privileged class. यहाँ देखिए, थर्ड 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। एक सेकेंड, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी स्टेट थी देखिए, फर्स्ट वन वाज क्लर्जी, नोबिलिटी एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज जिसमें आते थे पीजेंट्स, बिग पीजेंट्स। ठीक है, मतलब पीजेंट्स, बिग बिजनेसमैन, आर्टिशंस। ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स। चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट स्टेट में आते थे आपकी क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी वो लोग होते थे जिनका एक स्पेशल रोल होता था इन चर्चेस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें क्लर्जी की, तो क्लर्जी कौन थे? क्लर्जी वो लोग होते थे जिनका एक स्पेशल रोल होता था। किसमें स्पेशल रोल होता था? चर्चेज में स्पेशल रोल होता था। ठीक है, सो दे हैव स्पेशल रोल, हैव स्पेशल फंक्शन या रोल इन चर्च। ठीक है, स्पेशल फंक्शन होता था चर्च में। फिर आते हैं नोबिलिटी, देन कम्स द नोबिलिटी। नोबिलिटी हाई रैंक क्लास होती थी, लाइक राजा, राजा के बच्चे, राइट, राजा के रिलेटिव्स, तो ये सब आते थे नोबिलिटी में। ठीक है, सोसाइटी में इनका बहुत ऊपर दर्जा होता था, बहुत हाई रैंक क्लास इनको उस टाइम पे माना जाता था। ठीक है, सो दे आर हाई रैंक सोशल क्लास। ठीक है, हाई रैंक सोशल क्लास, ये हाई रैंक सोशल क्लास होते थे। और दूसरी चीज ये कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, इनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी होती थी। अच्छी से मेरा मतलब है कि जब से ये पैदा हुए हैं इनको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ सेट होती थी। और इसलिए क्योंकि ये पैदा कहाँ हुए हैं? नोबल फैमिली में हुए हैं, क्लर्जी फैमिली में हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस टाइम पे फ्रांस में होते और आपका जन्म हुआ होता किसी राजा के रिलेटिव के बच्चे होते या फिर किसी राजा के यहाँ बच्चे होते, राइट, और आपके अंदर इतना कैरेबल भी नहीं है, आपके अंदर मतलब इतना यू नो आप इतने एबल नहीं हो, लेकिन इतने काबिल नहीं हो, फिर भी आपकी लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट रहती थी। राइट, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल अच्छे से चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप नोबिलिटी में हो, आप नोबिलिटी फैमिली से बिलोंग करते हो, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सोसाइटी में दर्जा नहीं दिया जाता। आप कहाँ पैदा हुए हो, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वो उस टाइम पे मैटर करता था इन फ्रांस। ओके, तो इसलिए क्लर्जी और नोबिलिटी जो है ये प्रिविलेज क्लासेस होती थी बाय बर्थ, यानी जब से पैदा हुए हैं तब से ही प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, सो दीज वर द प्रिविलेज्ड क्लासेस बाय बर्थ। ओके, प्रिविलेज्ड क्लासेस बाय बर्थ। दूसरी चीज ये कि
60% लैंड जो है वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग ही करते थे. सो 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय देम, यानी बहुत लैंड होता था इनके पास, बहुत लैंड होता था. ऊपर से इनके पास कोई, इनका कोई बर्डन नहीं होता था टैक्स पे करने का, इन पे कोई बर्डन नहीं होता था टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा जो टैक्स पे करने का बर्डन था वो किस पे होता था? थर्ड एस्टेट के लोगों पे होता था. पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी होती थी टू पे टैक्सेस, वो किस पे होता था? थर्ड एस्टेट के लोगों पर होता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स भी पे नहीं करनी पड़ते थे. तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी इनइक्वालिटी, कितनी अजीब, कितनी वेयर तरीके से उस टाइम पे सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड थी, राइट. फ्रांस मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो पहले से ही रिच हैं, बहुत अमीर है, उनसे आप टैक्स नहीं ले रहे हो, और थर्ड एस्टेट जो वैसे ही गरीब है, जिनके पास मतलब जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, उनसे आप टैक्स ले जा रहे हो, राइट. तो बहुत अजीब तरीके से उस टाइम पे फ्रांस की सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड थी. ओके, सो दे डोंट हैव एनी बर्डन ऑफ टैक्स, नो बर्डन ऑफ टैक्स. एंड लिख लेते हैं नो बर्डन ऑफ टैक्स. ठीक है. एंड ऑल्सो दे एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, ये फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे ये लोग. फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है? लेट मी टेल यू, पहले लिख लेते हैं. फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे. फ्यूडल प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस होते थे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थर्ड एस्टेट से लेते थे. ये प्रिविलेजेस क्या प्रिविलेजेस होते थे? फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट का कोई पर्सन है एंड उसको अपना घर रिनोवेट कराना है, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी मतलब वो थर्ड एस्टेट के लोगों को फोर्स कर सकता है. ठीक है, वो फोर्स कर सकता है कि तुम एज अ लेबर मेरे घर पे काम करो और मेरा घर बनाने में तुम हेल्प करो. ठीक है, तो एज अ लेबर वो उनको फोर्स कर सकता है कि तुम काम करो, राइट. और कोई भी अपने मन से मन चाहे टैक्सेस इम्पोज कर सकते थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग किस पे? थर्ड एस्टेट के लोगों पे, राइट. ऊपर से मतलब फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, कोई थर्ड एस्टेट का पीजेंट है, तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी आधा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो ले सकते थे, फ्री में ले सकते थे, राइट. तो इस तरीके से फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है वो इंजॉय करते थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग. ठीक है, चलिए ये तो बात रही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों की. अब बात करते हैं हम थर्ड एस्टेट के लोगों की. थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के लोग जो होते थे, यहाँ पे लिख रखा है, थर्ड एस्टेट में आते थे बिग बिग बिजनेसमैन, दोबारा पीजेंट बोल लूँ, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स. ठीक है, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस. ठीक है, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स. तो ये सब लोग आते थे किसमें? थर्ड एस्टेट में. थर्ड एस्टेट के लोग की सबसे ज्यादा बेकदरी होती थी फ्रेंच सोसाइटी में. क्यों? देखिए, एक तो अगर हम बात करें ना थर्ड एस्टेट की, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते थे, 90% पॉपुलेशन. और अभी अभी हमने देखा कि 60% लैंड जो है वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास होता है. 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट. लेकिन आप देख सकते हैं कि थर्ड एस्टेट के लोग पास बहुत कम लैंड होता था, यानी 60% फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास है, राइट. तो 40% लैंड जो है वो थर्ड एस्टेट के लोगों के पास होता था. लेकिन आप अगर आप थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन देखें तो 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड एस्टेट की थी, राइट. थर्ड एस्टेट के लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते थे. लेकिन फिर भी आप लैंड देखें तो लैंड इनके पास सिर्फ 40% होता था, राइट. और ऊपर से इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी लेकिन लैंड बहुत कम होता था, राइट. क्योंकि सारा जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड है वो किनके पास होता था? क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास होता था. ठीक है, और इन्हें हम नॉन प्रिविलेज्ड कहते थे उस टाइम पर. ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? नॉट प्रिविलेज्ड. ठीक है, नॉट प्रिविलेज्ड होते थे बाय बर्थ. ठीक है, क्यों? वो तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर आप किसी पीजेंट या आर्टिशियन की फैमिली से मतलब बिलोंग करते हो, आपने वहाँ पे बर्थ लिया है, तो यू आर कंसिडर्ड एज नॉट प्रिविलेज्ड एट दैट टाइम. ओके, अब देखिए पूरा जो एंटायर बर्डन होता था टैक्स पे करने का वो थर्ड एस्टेट के लोगों पर ही होता था. ठीक है, सो एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स किस पे होता था? थर्ड एस्टेट के लोगों पे होता था. सारा जो टैक्स का बर्डन होता था थर्ड एस्टेट के लोगों पर होता था. इन्हीं को टैक्सेस पे करने पड़ते थे जो गवर्नमेंट लगा देती थी. ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि पूरा जो टैक्स पे करने का बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के लोगों पे था, और थर्ड एस्टेट के लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे, ऑफकोर्स पुअर लोग थे, राइट. फिर भी सब जो टैक्स है वो यही पे करते थे. अब सोचो, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था फ्रांस में, फ्रांस के राजा के पास पैसे नहीं थे. ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी थी,
राइट। और इस वजह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो राजा है, उसने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब टैक्सेस इंक्रीज कर दी तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग मस्त थे, इनको तो करना ही नहीं पड़ेगा टैक्स पे, क्योंकि इनको मतलब उनका कोई बर्डन नहीं था ना टैक्स पे करने का। इन पे टैक्स किसको पे करने थे, थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करने होते थे। अब टैक्सेस बढ़ेंगे तो थर्ड एस्टेट के लोग वैसे ही पुअर है, तो आप सोच सकते हैं उनकी क्या कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो ये पूरा अभी तक हमने कवर कर लिया है, राइट। इस पूरे पैराग्राफ में आपको सोसाइटी जो फ्रांस की थी उस टाइम पर वही समझाया गया है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, चर्च जो है वो पीजेंट से टैक्सेस ले करती, सॉरी टैक्सेस इम्पोज करती थी, ठीक है, जो चर्च थी, ठीक है। और उस टैक्स का नाम था तिथे, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो चर्च को देना पड़ता था। ओके ओके। और टाइल एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि थर्ड एस्टेट के लोग डायरेक्टली स्टेट को पे करते थे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इसको हम अपने सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वीडियो 27 मिनट्स का ऑलरेडी बन चुका है। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।